जो यहाँ पे जो दूसरा आइडिया है, मतलब जो दूसरी स्ट्रेटजी है सोशल डिफरेंसेस को ट्रैक करने की, वो है लग्जरीज। ठीक है, तो लग्जरीज अब नाम से ही समझ रहे होंगे। तो आर्कियोलॉजिस्ट उन ऑब्जेक्ट्स को लग्जरी समझते हैं जो या तो रेयर होते हैं और या तो उन्हें बहुत ही कॉस्टली मटेरियल से बनाया जाता है। तो जैसे कि जो लग्जरीज़ के एग्जांपल हैं वो हैं लिटिल पॉट्स ऑफ फाइंस। फाइंस एक स्पेशल टाइप की सैंड होती है जिसको सिलिका के साथ मिक्स किया जाता है और फिर सिलिका और गम के साथ मिक्स किया जाता है और फिर उसको फायर किया जाता है। ठीक है, तो इन ऑब्जेक्ट्स को उस टाइम पे लग्जरी समझा जाया होगा। तो जो दूसरी स्ट्रेटजी है वो है आर्टिफैक्ट्स को स्टडी करना। ठीक, तो इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो पहला है वो है यूटिलिटेरियन और दूसरा है लग्जरीज। ठीक है, तो लग्जरीज तो हम लोग जानते हैं कि मतलब जो प्रीशियस थिंग्स होती हैं, लेकिन जो यूटिलिटेरियन चीज़ें होती हैं, मतलब यूटिलिटेरियन थिंग्स होती हैं, वो कॉमन मैन के द्वारा इस्तेमाल की जाया करती हैं, मतलब अपनी डेली लाइफ्स में। तो पहला जो इसमें इंक्लूड होती है मतलब यूटिलिटेरियन में, वो है ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेली यूजेस। ठीक है, जिन्हें बहुत ही आसानी से बनाया जाता है, जैसे कि स्टोन और किले हो गई। और इनमें इनको एग्जांपल्स हैं कॉन्स, पॉटरी, नीडल्स, फिश रवर्स। अब ये यहाँ पे इनका कुछ इनके क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में दिया गया है, मतलब इनके जो जैसे कि ये क्राफ्ट्स हो गए, जैसे कि ये नीचे ये पॉट्स हो गए। ठीक है, और ये रिंग्स हो गई। अब यहाँ पे बताया गया है चानहुनदारो के बारे में, जो कि अगेन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये इनका एक सेंटर था क्राफ्ट प्रोडक्शन का, जो कि 7 हेक्टेयर से कम था। मतलब इसको अगर मोहनजोदारो से कंपेयर करें तो मोहनजोदारो 125 हेक्टेयर्स का है और ये 7 हेक्टेयर्स का, मतलब बहुत ही छोटा था। लेकिन ये जो चानहुनदारो था ये पर्टिकुलरली क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए ही था। मतलब यहाँ पे जैसे कि बीड मेकिंग हो गया, मतलब मोतियों को बनाना, शेल कटिंग, मेटल वर्किंग, सील मेकिंग और वेट मेकिंग, ये सारे वर्क्स यहाँ पे होते थे। तो अब जो नीचे यहाँ पे दिया है कौन कौन से मटेरियल्स हैं जो कि बीड्स को, जैसे मोतियों को बनाने में इस्तेमाल होते थे। तो पहला जो स्टोन है वो है कार्नेलियम। तो ये एक रेड कलर का स्टोन होता है। ठीक है, दूसरा है जेस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्स एंड स्टीटाइट। स्टीटाइट के बारे में आगे बताया था, जो कि सील्स को बनाने में इस्तेमाल होता था। अब मटेरियल्स लाइक कॉपर, ब्रॉन्ज एंड गोल्ड्स एंड शेल, फाइंस एंड टेराकोटा और बर्न क्ले, तो ये सारे जो मटेरियल्स हैं वो बीड्स को बनाने में इस्तेमाल होते थे। तो इनको एक्चुअली याद करना पड़ेगा। तो अब बात आती है कि टेक्निक्स कौन सी इस्तेमाल होती थी ये जो बीड्स बनाने में या फिर कोई भी पॉटरी वगैरह, इन सारी चीज़ों में। तो सबसे पहले जो स्टीटाइट होता है वो एक बहुत ही सॉफ्ट स्टोन होता है। ठीक है, तो उससे तो आसानी से मतलब चीज़ें बीड्स मतलब जो सील्स हैं वो बनाई जाती थी। ठीक है, और कुछ जो बीड्स हैं उनको पहले मोल्ड किया जाता था। मतलब कोई भी एक कंटेनर होगा या फिर कोई भी ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट होगा जिसमें उनको मोल्ड किया जाता था, तो मतलब उनका पेस्ट बनाने के बाद और फिर उसको स्टीटाइट के पाउडर के साथ मिलाया जाता था। ठीक है, तो इससे क्या होता था कि वो लोग आसानी से इनको बहुत सारे शेप्स में कन्वर्ट कर सकते थे, जैसे कि जो ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ये सारी चीज़ें। तो आर्कियोलॉजिस्ट के एक्सपेरिमेंट्स हैं, उन्होंने ये रिवील किया है, मतलब उनको जो कार्नेलियम है वो एक कार्नेलियम वो एक रेड कलर का स्टोन होता है। तो उन्होंने ये पता लगाया है कि सबसे पहले जो उसका रॉ मटेरियल, मतलब येलो कलर का रॉ मटेरियल होता है कार्नेलियन का, उसको पहले फायर किया जाया करता होगा, मतलब भट्टी में तपाया जाया करता होगा। ठीक है, तब उसका जो रेड कलर है वो बाहर आता होगा, तब वो रेड कलर के स्टोन में कन्वर्ट होता होगा। ठीक है, अब जैसे कि चानहुनदारो है, वैसे यहाँ पे नागेश्वर और बालाकोट। ठीक है, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट सेटलमेंट्स हैं जो कि कोस्ट के पास हैं। कोस्ट मतलब समुद्र के पास हैं। तो इससे ये पता लगाया जा सकता है कि जो ये जो है वो स्पेशली शेल ऑब्जेक्ट्स को, मतलब जो ऑब्जेक्ट्स जो सी में मिलते हैं उनको बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाया करते हैं, जैसे कि बेंगल्स, लेडल्स और इंगले। अब ठीक है, हम लोगों ने पढ़ लिया कि क्राफ्ट प्रोडक्शन का कैसा था, लेकिन अब ये पता कैसे चलेगा कि कोई जो साइट मिली है
वो क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए है या फिर वहाँ पे रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं जैसे कि मोहनजोदारो और चान्होदारो, ठीक है। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है वेस्ट। तो किसी भी क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर को आइडेंटिफाई करने के लिए वेस्ट जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कि सीधी सी बात है कि अगर वहाँ पे कोई भी क्राफ्ट का वर्क हो रहा होगा तो उसमें जो वेस्ट है वो बचेगा। अब जैसे कि शेल और स्टोन कटिंग हो गई, ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, तो इनके जो बेकार मटेरियल, मतलब जो बेकार जो लास्ट में रेसिड्यू बचता होगा, ठीक है, वो उसको हम लोग वेस्ट कहते हैं। तो अब इससे ये भी कहा जा सकता है कि जो उनका वेस्ट बचता होगा, ठीक है, तो उनको किसी और ऑब्जेक्ट से बनाने में इस्तेमाल किया जाया करता होगा, ठीक है। तो क्राफ्ट अब नीचे एक चीज़ दी गई है कि जो ये पता लगाते हैं कि कुछ तो स्मॉल सेंटर्स थे जैसे कि नागेश्वर, बालाकोट और चान्होदारो, जो कि स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट सेंटर्स थे। लेकिन जो क्राफ्ट प्रोडक्शन का वर्क है वो लार्ज सिटी जैसे कि मोहनजोदारो और हड़प्पा, इनमें भी होता होगा, क्योंकि इनमें भी ये एविडेंसेस मिले हैं। अब बात आ गई कि क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए तो रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती होगी। तो क्या क्या स्ट्रेटजीज थी जिससे कि रॉ मटेरियल था उसको प्रोक्योर किया जाया करता था, मतलब उसको प्राप्त किया जाता था। तो मटेरियल्स फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। तो देखिए, जो अभी आज के जो बाउंड्रीज़ हैं वो कंट्रीज़ में बटी हुई हैं, लेकिन उस टाइम पे ऐसी बाउंड्रीज़ नहीं थी। तो जो इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश है, इसको हम लोग उस टाइम पे एक सब कॉन्टिनेंट मानते थे। तो पहली जो इसमें हेडिंग है वो है दे स्टेब्लिश सेटलमेंट सच एस नागेश्वर एंड बालाकोट इन एरियाज़ वेयर शेल वाज अवेलेबल। तो सबसे पहले तो वो लोग जो थे वो सेटलमेंट्स इस्टेब्लिश किया करते थे ऐसी जगहों पर जहाँ पे जो रॉ मटेरियल था वो ईजिली मिल जाया करता था, जैसे कि नागेश्वर और बालाकोट जो कि कोस्ट के पास इस्टेब्लिश्ड हैं और वो कि शेल मेकिंग के लिए डिवोटेड हैं। और दूसरी स्ट्रेटजी थी रॉ मटेरियल के लिए, वो थी एक्सपेडिशंस भेजना। एक्सपेडिशन मतलब खोज यात्राएं, उनको अलग अलग जगहों पे भेजना, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल है खेतरी रीजन ऑफ राजस्थान और साउथ इंडिया फॉर गोल्ड। तो मतलब जो हड़प्पन्स हैं, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हैं, वो रॉ मटेरियल्स को प्रोक्योर करने के लिए एक्सपेडिशंस भेजा करते थे, जैसे कि राजस्थान में कॉपर के लिए और साउथ इंडिया में गोल्ड के लिए। अब यहाँ पे एक ये मैप दिया गया है, ठीक है। तो इसमें मेनली जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हैं, पहली तो मेसोपोटामिया, इसका मेसोपोटामिया जिसको हम लोगों ने 11th में ही पढ़ा था, ठीक है। महलुआ, तो ये महलुआ एक्चुअली हम लोग हड़प्पा को ही बोलते हैं, जो सील से पता चला है, ठीक है। और मगान दिलमुन और मगान, ठीक है, ठीक है। तो पहली तो स्ट्रेटेजी है वो है पहले या तो सेटलमेंट्स इस्टेब्लिश करना जहाँ पे रॉ मटेरियल इजीली से मिल जाए, या फिर एक्सपेडिशंस भेजना। दूसरी है लॉन्ग डिस्टेंस कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। तो अब जो मेसोपोटामिया की टाइमलाइन है और जो हड़प्पन इंडस वैली सिविलाइजेशन की टाइमलाइन है वो जनरली सेम ही है, मतलब या तो ज़्यादा पुरानी नहीं है। तो पहला तो जो ओमान है, ओमान देखिए कहाँ पे था, यहाँ पे ओमान। तो ओमान कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। जो ओमानी कॉपर है और जो हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स में जो कॉपर है, तो उनका जब केमिकल एनालिसिस किया गया तो उनमें निकल के ट्रेसेस मिले हैं। निकल एक वो होता है, लोहे की तरह ही एक मेटल होता है, तो उसके ट्रेसेस मिले हैं। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इनका जो ऑरिजिन है वो कॉमन होगा। एक डिस्टिंक्टिव टाइप ऑफ वेसल मतलब हम लोग घड़ा कह सकते हैं, या फिर कोई भी चीज़ जिसमें वाटर या फिर कोई भी ऐसा वाटर जगह से वाइन है वो स्टोर की जाती होगी। तो एक